Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेगा बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। तो आइए बेटा शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कि आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। क्या देखेंगे बेटा आज के सेशन में हम लोग असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग एंड धमाकेदार सेशन इन माय वर्ड्स। चलिए पहला क्वेश्चन। सो द फ्लैश ऑफ अ लाइटनिंग इज सीन बिफोर द साउंड ऑफ अ थंडर इज हर्ड। मैंने आपको चीज बताई थी कि जो जब बिजली चमकती है तो ये बोल रहे हैं देखो यहाँ पे कि जो फ्लैश है लाइटनिंग का वो पहले दिखता है और साउंड बाद में आता है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है बेटा क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर डिफरेंट होती है। स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है बेटा? वो होता है 344 मीटर पर सेकंड का। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की। तो इसलिए बेटा लाइटनिंग पहले दिखती है, साउंड बाद में आता है। नेक्स्ट, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ अ लाइट। बेटा रीजन बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं यहाँ पे। अरे भैया ये बोल रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है स्पीड ऑफ लाइट से। नहीं, स्पीड ऑफ साउंड कम है स्पीड ऑफ लाइट से। देखो यार, वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वो हर सेकेंड साउंड की स्पीड हर सेकेंड 344 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है। और आपकी ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? समझ रहे हो मेरा पॉइंट या नहीं समझ रहे हो? बताओ, समझ रहे हो वाला पॉइंट? यस मैम। चलिए तो पहला समझ पाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। 2 persons ऑन द सर्फेस ऑफ मून कैन नॉट टॉक टू ईच अदर। 2 पर्सन बेटा मून के सर्फेस पर हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। बिकॉज देयर इज अ नो एटमॉस्फेयर ऑन अ मून। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा ए। अरे यार, आपको ये चीज पता है साउंड कैसे ट्रैवल कर रहा है? हाउ साउंड ट्रैवल्स। साउंड बेटा आपका ट्रैवल कर कैसे रहा है? साउंड ट्रैवल कर रहा है बेटा विद द हेल्प ऑफ द, मतलब किसकी हेल्प से बेटा? आपका जो मतलब के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का क्या हो रहा है बेटा? वाइब्रेशन हो रहा है। और उन पार्टिकल्स के वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड वेव्स क्रिएट हो रही हैं। और वो जो साउंड वेव्स आपकी होती हैं बेटा, वो क्या करती हैं आपकी? तो साउंड वेव्स जो होती हैं बेटा आपकी, उनकी वजह से आपका मतलब जो साउंड होता है वो मतलब किसी सोर्स से रिसीवर की तरफ जाता है ना? जाता है वाला पॉइंट। यस मैम। अब जब मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, क्या बेटा? जब मून पे आपका एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है तो वहां पे पार्टिकल वाइब्रेट कहाँ से करेंगे? पार्टिकल्स ही नहीं है। तो मतलब कि वहां पर अगर कोई 2 पर्सन आपस में बात करने की कोशिश कर भी रहे होंगे तो वो कभी भी एक दूसरे को सुन नहीं सकते। साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड वुड ट्रैवल फास्टर ऑन अ हॉट समर डे देन अ कोल्ड विंटर डे बिकॉज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये बोलने बेटा जो आपका साउंड होता है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है हॉट समर डेज में एज कम्पेयर टू विंटर डेज, कोल्ड विंटर डेज। बिकॉज आपका जो रीजन होता है, मतलब रीजन कह रही हूँ, आपका जो रीजन यहाँ पे दे रहे हैं लोग, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, स्क्वायर की नहीं होती। अदर रीजन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। सिंपल सा है बेटा कि वो आपके जो स्पीड होती है, मतलब जो वेलोसिटी होती है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किसकी? साउंड की। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका सिंपली स्पीड बढ़ जाएगी। ये रीजन है, ये कुछ नहीं है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर के, मतलब ऐसे ही स्क्वायर पर डिपेंड नहीं करती वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इको इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ साउंड इज इंसिडेंट ऑन अ हार्ड एंड पॉलिश्ड सरफेस। इको क्या होता है? इको होती है गूंज। तो बोले इको जब प्रोड्यूस होती है जब जो आपकी साउंड वेव होती है वो किस पे इंसिडेंट करती है बेटा? वो किसी हार्ड सरफेस पर इंसिडेंट करती है। सो बिकॉज साउंड एनर्जी कैन बी टोटली रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स विद अ सॉफ्ट एंड लूज टेक्सचर। ये बोल रहे हैं बेटा साउंड एनर्जी जो होती है बेटा वो टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जिनका सॉफ्ट एंड लूज टेक्सचर होता है। बेटा देखो, जिनका सॉफ्ट एंड लूज टेक्सचर होता है ना, वो साउंड को कभी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा इसका सी। मतलब यहाँ पर रीजन इनका गलत है बट इनका असर्शन सही है। भाई इको कैसे प्रोड्यूस होगी बेटा? जब आपकी जो साउंड वेव है, जो आपकी साउंड वेव है बेटा, वो किस पर इंसिडेंट कर जाएगी? जब वो आपके एक हार्ड सरफेस पर इंसिडेंट करेगी बेटा, तो इंसिडेंट होने के बाद बेटा वो रिफ्लेक्ट करेगी। क्या बेटू? वो आपकी रिफ्लेक्ट करेगी इंसिडेंट होने के बाद। समझ गए वाला पॉइंट? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर आपका हो जाएगा सी।
नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन द स्पीड ऑफ ए साउंड इन सॉलिड इज मैक्सिमम दो देयर डेंसिटी इज लार्ज। ये बोले बेटा जो साउंड में स्पीड होती है वो आपकी मैक्सिमम होती है क्योंकि उनकी डेंसिटी लार्ज होती है। रीजन देख रहे हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज लार्ज, कि जो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है सॉलिड का वो क्या होता है बेटा, लार्ज होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा बेटा, असर्शन भी सही, रीजन भी सही। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि जो आपकी साउंड की स्पीड होती है, क्या आपकी जो साउंड की स्पीड होती है बेटा वो आपकी मैक्सिमम होती है बेटा किसमें, सॉलिड्स में, देन आपकी फिर लिक्विड्स में, एंड देन फिर आपके बेटा किसमें, गैसेस में। तो सॉलिड्स में मैक्सिमम क्यों होती है बेटा, सॉलिड में इसलिए मैक्सिमम होती है क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। हाँ, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, इसलिए बेटा हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका स्पीड जो हो जाएगा बेटा वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि भाई जो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट होता है सॉलिड का वो काफ़ी लार्ज होता है। अब बोलेंगे मैम ये क्या होता है, इसको हम कभी और विस्तार से डिस्कस करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन डेंसिटी एंड प्रेशर। ठीक है, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो रीजन होता है उसमें डेंसिटी और प्रेशर का चेंज होता है। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। मान लो बेटा यहाँ से साउंड जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं आपको कहीं कहीं पर ऐसे, मतलब ऐसे ठीक है, एक आपका ये वाला रीजन है, तो ये वाला जो रीजन है बेटा ये है आपका कंप्रेशन रीजन, ठीक है, और ये वाला जो रीजन है बेटा ये है आपका रेयरफेक्शन रीजन। ये क्या है बेटा, ये है आपका रेयरफेक्शन रीजन। तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पर कंप्रेशन वाले रीजन में आपका प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होगा, जो आपकी साउंड एनर्जी है, जब जैसे मैंने आपको बताया था ना ट्यूनिंग फॉर्क वाला, जब उसका प्रॉन्ग जो है जब वो इधर साइड को बेटा इस तरीके से शिफ्ट करेगा, ऐसे प्रॉन्ग उस तरफ को शिफ्ट करेगा, तो हम देखेंगे बेटा कि एनर्जी उधर साइड ज़्यादा हो जाएगी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा बेटा तो हम देखेंगे यहाँ पे आपकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ऐसे बेटा रेयरफेक्शन वाले रीजन में हम लोग देखते हैं कि प्रेशर आपका कम रहता है और डेंसिटी भी आपकी कम रहती है। तो यह असर्शन तो बिल्कुल सही है बेटा, बिकॉज व्हेन पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इंक्रीजेस। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जब आपके पार्टिकल्स कंप्रेस्ड होते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है बेटा, और जब वो रेयरफाइड होते हैं तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे असर्शन भी सही है बेटू आपका, और आपका रीजन भी सही है। क्या असर्शन एंड रीजन आपके यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, अरे लो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, वरना मैंने आपको पूरी चीज बता दी है भाई कि यहाँ पे क्या चीज कैसे हो रही है। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इन अ हाइड्रोजन गैस इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इन ऑक्सीजन गैस। ठीक है, बोले साउंड की जो वेलोसिटी है बेटा वो हाइड्रोजन गैस में ज्यादा है, मतलब कम है एज कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे कहाँ पे खेले आपसे, यहाँ पे ये खेल रहे हैं कि दोनों ही इन्होंने गैसेस ले रखी हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, उसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो बेटा जब ये ऐसे खेले ना आपसे कि आप इन ये मीडियम ही सेम कर दें, तो आप डेंसिटी के साथ खेलो। ये वापस से आपसे रीजन में डेंसिटी के साथ खेल रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे आपका असर्शन फॉल्स है, बट इसका रीजन क्या हो जाएगा बेटा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कि भाई जो ऑक्सीजन की डेंसिटी होती है बेटा वो ज़्यादा होती है, और जो डेंसिटी होती है हाइड्रोजन की वो आपकी कम होती है। अब देखो उसने क्या लिखा है कि वेलोसिटी जो है साउंड की हाइड्रोजन गैस में ज़्यादा है और वेलोसिटी देन साउंड इन ऑक्सीजन। बेटा मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर फास्टर वो ट्रैवल करेगा साउंड। अब अगर ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है बेटा तो वहाँ पे साउंड कभी भी देरी से ट्रैवल नहीं कर सकता, वहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस से ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ये बोल रहे बेटा साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है जब आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। तो जो चीज़ बेटा मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो ये है कि देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है बेटा एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होती है आपकी, जो नमी होती है, ठीक है, वो होती है आपकी ह्यूमिडिटी। क्या होती है बेटा, वो आपकी ह्यूमिडिटी होती है। सो बिकॉज रीजन ये बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। अच्छा, ये बोल रहे हैं साउंड की वेलोसिटी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है बेटा, मीडियम पर वो डिपेंड करती है, तो यहाँ पे आपका रीजन गलत हो जाएगा। अगर वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती तो मुझे ये बताओ कि ये स्टेटमेंट क्यों आता है निकल के कि साउंड इज मैक्सिमम इन द सॉलिड एंड मिनिमम इन द गैसेस। अगर वो मीडियम पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी बेटा तो किस तरीके से आप बोल रहे थे कि भैया आपका कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में थोड़ा उससे कम है, गैसेस में सबसे कम है।
आप किस बेसिस पे बोल रहे थे? आप बोल ही नहीं रहे थे, आप वो गलत बोल रहे थे ना फिर। नहीं, आप वो सही बोल रहे थे, आप ये गलत बोल रहे हो, ठीक है। साउंड की वेलोसिटी बेटा मीडियम्स पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द वेव्स इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ वेव प्रोपगेशन इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। देखो ट्रांसवर्स वेव्स में पहले मैं आपको खुद से बता दूं कि होता क्या है। ये आपकी वेव की डायरेक्शन है, पार्टिकल की डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन के 90 डिग्री पे होती है। कभी पार्टिकल ऊपर, कभी पार्टिकल नीचे। अब उसको पढ़ो, ठीक है। द वेव इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, तो वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है। बिकॉज द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमिन बेसिकली बाई इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो भैया असर्शनिज्म दोनों आपस में मिल तो खा नहीं रहे हैं। अभी बोल रहे हैं जो लाउडनेस होती है साउंड की वो उसके एम्पलीट्यूड से डिसाइड करी जाती है बेटा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आपका असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक है, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द असर्शन। मैंने आपको बताया बेटा लाउडनेस जो होती है बेटा वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, वो भी डायरेक्टली और वो भी स्क्वायर के साथ। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। क्या? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। इजी है या नहीं इजी, बताओ जरा। इजी है ये चीज आपकी? यस मैम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स, ठीक है। साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा जो हमारे कानों में क्या प्रोड्यूस करती है? एक सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है। बिकॉज रीजन है बिकॉज क्योंकि व्हेन यू क्लैप अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जब आप क्लैप करते हैं बेटा तो आपको साउंड सुनाई आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। बेटा ये कहाँ से इसका रीजन है? ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं सेशन में कि भैया साउंड एक एनर्जी है जिसकी वजह से जो हमारे कानों में एक हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। आप ताली बजाते हैं साउंड प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। बट वो इसका करेक्ट रीजन नहीं है बेटा। इज नॉट अ करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन हियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच अ साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम, ठीक है। ये बोल रहे हैं बेटा जिस सब्सटेंस के थ्रू, जिस मैटर के थ्रू साउंड आपका ट्रांसमिट करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मीडियम बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा। मीडियम बेटा जहां से साउंड ट्रैवल करेगा, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस, कुछ भी हो सकता है वो आपका। बिकॉज साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर, क्योंकि ये बोल रहे हैं बेटा साउंड जो है वो मीडियम के थ्रू मतलब कि ट्रैवल करता है, मूव करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर, मतलब जहां से वो जनरेट हुआ है लिसनर तक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा। आप यहाँ पे मीडियम्स बता सकते थे, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपस में ठीक है कि भैया जिस मीडियम के थ्रू साउंड आपका ट्रैवल कर रहा है, मतलब जिस भी चीज़ के थ्रू साउंड आपका ट्रैवल कर रहा है उसको हम लोग मीडियम बोलेंगे। ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। और साउंड भी आपका मीडियम के थ्रू मूव करता है, कहाँ से? देखो सोर्स होता है, सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होगा, मीडियम के थ्रू वो साउंड कहाँ पहुँचेगा बेटा? आपके लिसनर तक। लिसनर मतलब जो सुन रहा है, लिसनर जो आपका सुन रहा है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जरा मुझे जल्दी से। स्क्रीनशॉट लो सर आप इसका, जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स जो है बेटा हम उनको मैकेनिकल वेव्स इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एंड रीजन लिखा है इन्होंने, एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रैवल। देखो रीजन बिल्कुल सही है बेटा यहाँ पे। आप तो आंसर इसका बी होगा। अब आप सोचोगे इसका आंसर बी क्यों होगा? इसका आंसर बेटा इसलिए बी होगा, देखो आप असर्शन को पढ़ोगे तो यहाँ पे बोल रहे हैं साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल। सही बात है भाई कि यहाँ पे पार्टिकल का मोशन होता है, उसके वजह से साउंड आपका ट्रैवल करता है। तो इस वजह से क्या होता है, मतलब कि आपका साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। बात बिल्कुल सही है। अब रीजन इसका पढ़ना जरा क्योंकि लगा के, क्योंकि एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रैवल। ये बात बिल्कुल सही है कि एयर मोस्ट कॉमन मीडियम होता है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करता है, बट क्योंकि लगा के क्या ये आपको इसका रीजन लग रहा है? नहीं। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका होगा बी। यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट आते हैं 13 क्वेश्चन पे। Assertion: the sound of the human voice is produced due to vibration of the vocal cord। आप लोगों को पता है स्टूडेंट, एयर ली हम लोगों ने, है ना। उस एयर की वजह से क्या हुआ, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट हुए। क्या हुए? वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हुए, उनके वाइब्रेशन की वजह से बेटा साउंड प्रोड्यूस हुआ।
रीजन आप पढ़ेंगे बिकॉज वाइब्रेशन मीन अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बोल रहे हैं वाइब्रेशन का मतलब होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बेसिकली मान लीजिए ये आपका एयर लेयर है ना, ये एयर लेयर, मान लो ये एक लेयर मैंने यहाँ पे निकाल ली, तो ये आगे मूव करेगी, पीछे मूव करेगी, तो बैक टू एंड फ्रो ये मूव करिए, दिस इज द वाइब्रेशन। इसका मतलब होता है स्टूडेंट वाइब्रेशन। क्या होता है इसका मतलब? आपका वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो अभी बोल रहे हैं साउंड जो होता है ह्यूमन वॉइस का, वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, बिकॉज क्योंकि वाइब्रेशन का मतलब होता है काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आंसर इसका भी होगा बेटा। कहीं से भी आपको ये इसका असर्शन मतलब रीजन लग रहा है? नहीं। यहाँ पे पहले ये बात कर रहे हैं कि भाई आपका जो क्या है, जो आपका साउंड है ह्यूमन वॉइस का, वो वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था कि भैया वो वाइब्रेशन एयर की वजह से हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तब ये लिखते तो समझ में भी आ जाता। फिर ये नेक्स्ट चीज़ में वाइब्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन का मतलब होता है काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सही है। मान लो आई एम अ पार्टिकल और मैं वाइब्रेट कर रही हूँ, तो बेसिकली मैं कैसे मूव करूँगी? ऐसे 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 ऐसे। सो दिस इज द वाइब्रेशन। समझ में आ गया इतना पॉइंट आप लोगों को? इसका आंसर बी क्यों होगा? ये आंसर समझ में आ गया ना? यस मैम। चलिए 14 क्वेश्चन, असर्शन। साउंड एक मैकेनिकल वेव होती है। आपको पता है साउंड एक मैकेनिकल वेव क्यों होती है? क्योंकि साउंड को क्या चाहिए होता है स्टूडेंट? एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। और उस मीडियम की वजह से साउंड जो है आपकी मैकेनिकल वेव होती है एंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम। डिसीजन लिखा है कि इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एयर, वाटर, स्टील एक्सेट्रा फॉर इट्स प्रोपेगेशन। सही बात है। प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन। क्या होता है प्रोपेगेशन का मतलब? ट्रांसमिशन होता है, बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अभी बोल रहे हैं क्योंकि साउंड जो है आपका वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता। आप सभी को पता है स्टूडेंट वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होता है स्टूडेंट एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस होता है आपका क्या? वैक्यूम। सो बेसिकली यहाँ पर एयर भी नहीं होती है, नो एयर। यहाँ पर आपकी एयर भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो आपको पता है जब यहाँ पर पार्टिकल्स ही नहीं है, और आपको पता है साउंड ट्रैवल कैसे कर रहा है? साउंड ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से। अब जब वहाँ पर पार्टिकल्स ही नहीं है तो बेटा वाइब्रेशन क्या होगी? हाँ, जब पार्टिकल्स ही नहीं है आपके तो वाइब्रेशन भी नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं कि साउंड जो है आपका वो कभी भी वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर इसका होगा बी, क्योंकि ये इसका रीज़न नहीं है। क्या ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है? आप खुद सोचो ना, क्योंकि लगाओ आप ज़रा मुझे यहाँ पे कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है और उसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। आप सिंपल देखो, असर्शन रीज़न को डील करने का सबसे इजी तरीका यही होता है, असर्शन पढ़ो, असर्शन पूरा पढ़ने के बाद क्योंकि लगाओ, क्योंकि लगाने के बाद आप रीज़न पढ़ो। कहीं से फिट लग रहा है तो आंसर देख लो अपने अकॉर्डिंग जो भी हो। डन। मुझे पता है हमेशा आपको ए और बी में कन्फ्यूजन होता है। इस आते हैं 15 क्वेश्चन। 15, इको इज अ रेपिटेशन ऑफ अ साउंड। तो असर्शन ये बोल रहे हैं कि इको क्या होता है? इको होता है आवाज़ का गूंजना। यस मैम। तो इको क्या होता है स्टूडेंट? इको होता है साउंड का रेपिटेशन बाय अ लार्ज एंड हार्ड सब्सटेंस। मान लो एक बंदा यहाँ खड़ा है, उसने आवाज़ निकाली, ठीक है, आवाज़ निकली यहाँ से। सो दिस इज द ओरिजिनल साउंड। दिस इज व्हाट? दिस इज द ओरिजिनल साउंड। अब ये साउंड टकराया और टकरा के वापस आया, तो जब ये वापस आया स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका होगा रिफ्लेक्टेड साउंड। क्या होगा बेटा? ये वाला, ये आपका होने वाला है रिफ्लेक्टेड साउंड। तो इसी को तो हम लोग इको बोलते हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट कि ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में 0.1 सेकंड का क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। ये आपको मालूम है। और बंदा 17.8 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा होना चाहिए। रीज़न ये बोल रहे हैं बिकॉज, रीज़न अब आप पढ़ेंगे, बिकॉज टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको। ये बोल रहे हैं एक डिस्टिंक्ट इको को सुनने के लिए जो टाइम इंटरवल होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का, वो एटलीस्ट 0.1 सेकंड होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, पर ये इसका रीज़न नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी। यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, बट रीज़न यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। मैंने आपको सिंपल बोला असर्शन पढ़ो, क्योंकि लगाओ, खेल खत्म, खेल खत्म। डन। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, assertion. A wave is a disturbance that moves through a medium when the particle of the medium set neighboring particle into motion. ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? बेसिकली वेव क्या है? तो वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस है दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम, जो एक मीडियम के थ्रू मूव कर रहा है आपका, व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल इनटू मोशन। जब पार्टिकल आपके मोशन में है, मतलब कि बेसिकली मोशन इज इन द सेंस कि वो वाइब्रेशन में है। रीजन पढ़ेंगे, बिकॉज अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड मूव्स अप प्रोड्यूसेस अ वेव। ये बोल रहे हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि एक जो पार्टिकल होता है मीडियम का इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में होता है, इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि मान लो ये एयर लेयर है, ठीक है, तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जो इसकी फिक्स पोजीशन है स्टूडेंट, उस पर से क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी,
ठीक है। कभी भी वाइब्रेटिंग मतलब कि जो आपका पार्टिकल है मीडियम का, वो कभी भी मोशन में नहीं आता है, ठीक है। वो क्या करता है स्टूडेंट, वो हमेशा आपका क्या करता है, मतलब कि वाइब्रेट करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सही है कि वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस है दैट मूव थ्रू अ मीडियम, जो एक मीडियम से मूव कर रहा है जब पार्टिकल जो है मीडियम के सेट नेबरिंग पार्टिकल इनटू मोशन। बिकॉज जो पार्टिकल होता है मीडियम का इन कॉन्टेक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस अ वेव्स, और वो वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, असर्शन। ह्यूमन ईयर कैन कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इन एयर विद ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये बोल रहे हैं जो हमारे कान होते हैं, ह्यूमन ईयर्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो प्रेशर वेरिएशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बेटा आप लोग ने ईयर का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, वरना ईयर में एक रीजन होता है कॉक्लिया करके, एक पार्ट होता है ईयर का। तो वो क्या करता है, वो इस प्रेशर वेरिएशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है और हमें साउंड सुनाई देता है, ठीक है। यस मैम। तो रीजन पढ़ेंगे, बिकॉज ऑडिबल साउंड लाइज इन द रेंज ऑफ 20 to 2000 हर्ट्ज। आप लोगों को पता है स्टूडेंट, जो हमारा ऑडिबल साउंड है वो किस में रेंज करता है, 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 2000 लिखा है, तो असर्शन यहाँ पे हो जाएगा गलत, पर रीजन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 18, असर्शन। ऑडिबल साउंड लाइज इन द रेंज ऑफ 20 to 200 हर्ट्ज, ओके। एंड रीजन ये दे रहे हैं बिकॉज इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रा साउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका होगा स्टूडेंट डी। असर्शन तो फॉल्स है ना आपका, क्योंकि आपको पता है ऑडिबल साउंड रेंज होता है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज का होता है। तो 20,000 तो लिखा नहीं यहाँ पे, 200 ही लिखा है, तो असर्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पर रीज़न इसका सही है, मतलब कि ये रीज़न एक अपने आप में सही स्टेटमेंट है कि जो आपका इंफ्रासोनिक साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की होती है, इसलिए हमें नहीं सुनाई देती है, या इसलिए हम लोग उसको नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हमारी जो फ्रिक्वेंसी आती है सुनने की वो 20 to 20,000 हर्ट्ज होती है। 19, असर्शन। साउंड हैविंग मोर इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी आर लाउडर। ये बोल रहे हैं ऐसे साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, वो लाउडर होंगे। देखो ऑब्वियसली बात है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, है ना। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा 1 सेकेंड में, उतना ही ज़्यादा साउंड आपका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट, बिकॉज द लाउडनेस ऑफ ए साउंड, जो लाउडनेस होती है स्टूडेंट साउंड की, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। 20th क्वेश्चन, असर्शन। पिच ऑफ ए नोट डिपेंड्स अपॉन इट्स वेवलेंथ। ये बोल रहे हैं जो नोट, जो पिच होती है नोट की, वो उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। वेवलेंथ क्या होती है, 1 कंप्लीट वेव, है ना। यस मैम। बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ये बोल रहे हैं कि साउंड, देखो यार, रीजन और असर्शन कहीं से कहीं तक भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे। ये बात अब सभी जानते हैं स्टूडेंट कि जो साउंड है वो कभी भी वैक्यूम के थ्रू आपका ट्रैवल नहीं कर सकता, है ना। कभी भी वो आपके वैक्यूम के थ्रू तो ट्रैवल कर नहीं सकते, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स आपके होते नहीं हैं। तो वैक्यूम में जब बेटा आपके पार्टिकल्स ही नहीं होते तो किसका वाइब्रेशन होगा, है ना। यस मैम। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे रीजन सही है बट असर्शन फॉल्स है आपका, ठीक है। वो आपकी किस पर डिपेंड नहीं करती है, पिच आपकी जो है वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। 21, असर्शन। 2 persons ऑन द सर्फेस ऑफ ए मून कैन नॉट टॉक टू ईच अदर। ये बोल रहे हैं 2 पर्सन जो हैं मून पर जो है वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम है सब कुछ, इसलिए वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका ए होगा, बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट, क्योंकि साउंड जो है वो कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, और मून का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है बेटा, वो है आपका वैक्यूम। डन, ओके। 22, अल्ट्रासाउंड इज एन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये बोल रहे हैं अल्ट्रासाउंड जो है वो आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स का एक एप्लीकेशन है, बिकॉज साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन स्टील। मुझे बात बताओ, ये कहीं से कहीं तक एक दूसरे के रिश्तेदार लग रहे हैं, मतलब रिश्तेदार इन द सेंस कहीं से कहीं तक एक दूसरे के रिलेशन दिखा रहे हैं क्या को, नहीं मैम बिल्कुल नहीं दिखा रहे, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका बी होगा। असर्शन और रीजन दोनों ही सही है कि भाई अल्ट्रासोनिक साउंड एप्लीकेशन होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, और साउंड जो होता है स्टील में फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, सॉलिड में साउंड आपका फास्टेस्ट ट्रैवल करता है ना। यस मैम। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बट ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं। 23, assertion. The particle do not travel all the way from vibrating object to the air because the particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. ये बोल रहे हैं स्टूडेंट जो पार्टिकल होते हैं वो ट्रैवल नहीं करता है फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर। ये बात बिल्कुल सही है। देखो अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ या कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो उसके पास वाले पार्टिकल्स मोशन करके आपके कानों तक नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ उन पार्टिकल्स का क्या होने वाला है बेटा, वाइब्रेशन होने वाला है, तब आपको सुनाई देगी आवाज़। सो रीज़न ये बोल रहे हैं बिकॉज अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कि जो पार्टिकल होता है मीडियम का जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्स पोजीशन से क्या करता है बेटा, आपका डिस्प्लेस करता है। बिल्कुल सही बात है आपकी यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकल मोशन नहीं करते हैं, पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे पीछे मूव करना। 24, असर्शन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ ए साउंड इज सेड टू बी अ सुपरसोनिक स्पीड। सही बात है। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एट अ स्पीड, एक ऐसी स्पीड पर
जिसकी स्पीड साउंड से भी ज़्यादा है, तो हम उसको सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। बिकॉज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड लिक्विड देन एयर। ये बोल रहे हैं साउंड जो है वो सॉलिड में ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल करता है लिक्विड और एयर के कंपैरिजन में। एक मुझे बात बताओ, कहीं से कहीं तक इसका रीज़न लग रहा है? बातें दोनों में ही सही है अपने आप में कि भैया सुपरसोनिक स्पीड मैंने आपको पढ़ाई भी है। सुपरसोनिक स्पीड का मतलब क्या होता है कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड है उस मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो होती है सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, बट ये कहीं से कहीं तक भी इसका आपस में इनका ताल्लुक नहीं है। 25th असर्शन, टू हियर अ डिस्टेंट इको द टाइम, ये क्या होगा? ये होगा आपका टाइम। ये बोल रहे हैं अगर आपको डिस्टेंट इको सुनना है तो जो टाइम इंटरवल होना चाहिए ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड साउंड का वो एटलीस्ट 0.1 सेकंड होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सेंसेशन ऑफ अ साउंड परसिस्ट इन अवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकंड। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका ये होगा। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि जो सेंसेशन होगा साउंड परसिस्ट का हमारे ब्रेन में वो अबाउट 0.1 सेकंड के गैप से होता है। ठीक है, समझ के वाला पॉइंट आप लोग? इसलिए आपको पता है कि ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में क्या होना चाहिए? 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। 26, ऑन अ रेनी डे पर साउंड ट्रेवल स्लोअर देन ऑन अ ड्राई डे। ये बोल रहे हैं रेनी डे पर साउंड जो है वो स्लोअर ट्रैवल करता है। गलत है ये बात। रेनी डे पे तो वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है क्योंकि डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो रीज़न पढ़ेंगे मैंने, मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन एयर। ये बोल रहे हैं जब आपका एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है जो डेंसिटी है एयर की वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बोल रहे हैं भैया जब एयर में आपका मॉइस्चर आएगा मतलब वाटर आएगा तो जो डेंसिटी है एयर की वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। तो असर्शन यहाँ पर फॉल्स होगा, रीज़न आपका ट्रू हो जाएगा कि भैया रेनी डे पे साउंड ट्रैवल स्लोअर नहीं बेटा, रेनी डे पर साउंड जो है आपका फास्टर ट्रैवल करता है। ठीक है, कैसे ट्रैवल करता है? फास्टर ट्रैवल करता है। 27 असर्शन, ट्रांसफर्स वेव आर नॉट प्रोड्यूस इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ये बोल रहे हैं कि ट्रांसफर्स वेव्स जो होती हैं वो आपकी लिक्विड्स और गैसेस में प्रोड्यूस नहीं होती हैं। ठीक है, बिकॉज लाइट वेव्स आर ट्रांसफर्स वेव। यार एक बात बताओ मुझे कि कहीं से कहीं तक इनका आपस में कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? यस मैम, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि लाइट वेव्स आपकी ट्रांसफर्स वेव्स होती हैं और ट्रांसफर्स वेव्स आर नॉट प्रोड्यूस इन लिक्विड एंड गैसेस। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मैम ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। 28 असर्शन, अल्ट्रासोनिक साउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। ये बोल रहे अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज़ किया जाता है क्रैक्स और फ्लॉज को मेटल ब्लॉक्स में डिटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। बिकॉज इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर या बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बेटा दोनों ही बातें सही हैं बट आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आपस में ना कोई रिलेशन नहीं है। मैंने आपको सारी एप्लीकेशन सिखाई हुई है अच्छे से। 29 असर्शन, द सीलिंग ऑफ ए कॉन्सर्ट हॉल। कॉन्सर्ट हॉल जो होता है उसकी जो सीलिंग्स होती हैं, दीवारें होती हैं एंड कॉन्फ्रेंसेस हॉल के, वो कर्व्ड बनाई जाती हैं जिससे कि साउंड का रिफ्लेक्शन हो सके, सो दैट साउंड रीचेज ऑल पार्ट ऑफ द हॉल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सीलिंग्स। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। कर्व्ड वॉल्स इसलिए बनाई जाती है अगर कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ है बेटा तो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्शन हो और सब बंदों तक आवाज़ें पहुँच जाए। चलिए भाई ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। 30th क्वेश्चन असर्शन, सोनार इज यूज्ड अंडर वाटर। सोनार को यूज़ करते थे। देखो सोनार आपके सिलेबस से हट गया बट फिर भी ये क्वेश्चन आ गया था, मैंने ले लिया कि सोनार आपका अंडर वाटर यूज़ किया जाता है बिकॉज सोनार यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, क्योंकि सोनार जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करता है टू मेजर द डिस्टेंस को मेजर करने के लिए डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इसका ही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। अगर समझ में आता है इसी बात पर राइट हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। आप लोगों को पता है मेरा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। फॉर द स्टेट बोर्ड हम आपको केजी से लेकर 6 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। तो अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।